अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अपील ओरिजिनल डिग्रीज के खिलाफ जो अपील होती है उस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन वो हम उसके बेसिक फ्रेम पे बात की थी। जो बुनियादी लॉ था उसकी उस पे हमने बात की थी कि कहाँ कहाँ अपील हो सकती है। उसके प्रोसीजर पे हमने इन डेप्थ बात नहीं की। ऑर्डर 41 ज़ाब्ता दीवानी का डील करता है जो अपील्स ओरिजिनल डिग्रीज के ख़िलाफ़ इनिशिएट होती हैं। ओरिजिनल डिग्रीज से मुराद ये है कि जो ट्रायल होने के बाद एक डिग्री इशू होती है उसके ख़िलाफ़ जो अपील होती है, ये प्रोसीजर सेकंड अपील में एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ ओरिजिनल डिग्रीज के ख़िलाफ़ जो अपील प्रेफर होती है उसमें ये फॉलो किया जाएगा। शॉर्टली इसको बेयर रीडिंग करते हैं इसकी, और साथ साथ इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। Every appeal shall be preferred in the form of memorandum signed by the appellant or his pleader and presented to the court or to such officer as it appoints in this behalf। हर एक अपील जो दायर की जाएगी वो एक मेमोरेंडम की शक्ल में होगी। जो लोग मेरे इस फील्ड से, मेरे भाई वाबस्ता हैं लॉ की फील्ड से, वो जानते होंगे मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है। बाकी आप यूं समझ लें कि वो प्लेंट ही है, बिल्कुल जिस तरह एक दावा होता है। ज़रा ऊपर एक टेबल बना के उसमें प्रीवियस डिसीजन के कुछ पर्टिकुलर्स एंटर करने होते हैं, और आपकी ग्रीवियंस अब वो बुनियादी नहीं रह जाती, आपकी ग्रीवियंस वो डिग्री रह जाती है जिसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं। तो आपने अपने सारे, वो एक ज़माना हुआ करता था जब अपीलें ड्राफ्ट होती थीं तो अपील में इश्यूज़ की बेस पे अपील ड्राफ्ट हुआ करती थी। लेकिन आजकल तो हम जब पढ़ते हैं देखते हैं तो गोल मोल सी अपीलें होती हैं, जस कानूनी 8-10 फ़िक्रे होते हैं और सारी बात बाकी ज़बानी बहस में की जाती है। मेरे ख्याल से ये प्रोसीजर ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी जो उज़रात तहरीरी शक्ल में नहीं आएंगे वो तो फिर जज साहब की मर्ज़ी है अगर उस पर डिसीजन दे दें। एक आपने किसी इशू पे कोई डिसीजन हो गया, आपने बात जनरल कर दी, स्पेसिफिकली उसमें हाईलाइट नहीं किया, तो अगर आप आर्ग्यू करते हैं अपील के दौरान और कोर्ट आपकी बात मान लेती है तो ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट ये कहे कि जी आपने अपनी मेमोरेंडम ऑफ अपील में तो ये इशू लिखा ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं किया, जनरली होता नहीं है, लेकिन बेटर तरीका ये है कि इश्यूज की बेस पे अपील लिखी जाए। इशू डिसाइड हुए हैं ना आपकी ओरिजिनल डिग्री में, तो हर इशू पे आपको जो ऑब्जर्वेशन है आपको उसमें मेंशन करनी चाहिए कि उस इशू में कोर्ट ने जो डिसीजन किया है वो क्यों गलत लगता है आपको। एनीवे, ये डिस्कशन दूसरी तरफ चली जाएगी। जो अपील दायर की जाएगी वो मेमोरेंडम की शक्ल में होगी, जिस पे एपिलांट जो अपील कर रहा है, जो पार्टी है, उसके या उसके वकील के, प्लीडर के दस्तखत होंगे और वो अदालत में पेश कर दी जाएगी, या वो ऑफिसर जो अदालत अपॉइंट कर देगी उसके पास ये जमा करवा दी जाएगी। द मेमोरेंडम शैल बी accompanied by a copy of a decree appealed from, and unless the appellate court dispense with, of the judgment on which it is founded। हर मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ डिक्री शीट लगाई जाएगी जिसके खिलाफ अपील हो रही है। ये बात काबिल गौर है, अपील डिक्री के खिलाफ हो रही है, जजमेंट के खिलाफ नहीं हो रही। अपीलेबल डिक्री है, वो जजमेंट नहीं है। तो वो जो डिक्री शीट होती है उसकी कॉपी लगाई जाएगी और जजमेंट की कॉपी लगाई जाएगी जिस पर वो डिक्री दी गई है। जजमेंट वो तफसीली फैसला है जो कोर्ट ने लिखा है। हाँ, लेकिन कोर्ट चाहे तो वो डिस्पेंस विद कर सकती है। अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं है, सर्टिफाइड कॉपीज़ लगेंगी, मैं वजाहत कर दूँ, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि जी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो जब मुहैया होगी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो कोर्ट चाहे तो वो उसको आर्जी तौर पे माफ़ी दे सकती है कि जी चलें ठीक है, आपके पास जब हो गया आप कर देंगे, आप फर्दर प्रोसीड करें अपील के। द मेमोरेंडम shall set forth concisely and under distinct head the grounds of objection to the decree appealed from without any argument or narrative
and such grounds shall be numbered consecutively. अच्छा, अब जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होगा वो लिखने कैसे है? प्रिसाइजली डिस्टिंक्ट हेड के साथ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह करके आपने अपने तमाम ऑब्जेक्शंस के ग्राउंड लिखने हैं। आपने लिखना है कि इशू नंबर फला में अदालत ने ये फैसला किया है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आगे जो भी आपका होगा वो ग्राउंड्स आपने लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी कह दिया गया है कि पूरे आर्गुमेंट्स नहीं लिख देने अपील में, प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइजली उसको लिखना है और नैरेटिव फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। और सच ग्राउंड वो जो भी होंगे उनको तरतीबवार उनके नंबर लगेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये नहीं है कि एक ही पैरा बना के तो पूरी अपील ड्राफ्ट कर दी जाएगी, सेपरेट नंबर लगाएंगे। द appellant shall not accept by leave of the court urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum of appeal। अब ये वो बात आ गई है जो मैं पहले कह चुका हूँ, जो एपिलेंट होगा अदालत की इजाज़त के बगैर उसको नहीं सुना जाएगा किसी भी ऑब्जेक्शन के ग्राउंड पर जो उसने मेमोरेंडम ऑफ अपील में दर्ज नहीं किया। लेकिन आपने ग्राउंड अपील में लिखा नहीं है तो फिर अदालत उस पर आपको नहीं सुनेगी कि आपने अपील में तो वो बात ही नहीं की। मैं ये भी वजाहत कर दूं कि अगर आपने नीचे दावे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, दावे में आपका कोई ऐसा सीन नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था, तो वो ग्राउंड अब आप एपेलेट स्टेज पे नहीं ले सकते। अगर आपने ग्राउंड सारे लिए हुए हैं पहले तो उनमें से ग्राउंड आप अपील में सारे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक अपील डिग्री हो गई, एक दावा डिग्री हो गया और आप उसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं और अब आप कहते हैं जी अदालत को जुरिसडिक्शन नहीं थी, लेकिन आपने ट्रायल में तो ये बात ही नहीं की। चले जुरिसडिक्शन तो कोर्ट इटसेल्फ अज्यूम करती है, कोई और आपका ऑब्जेक्शन था उस पर, लेकिन आपने वो ट्रायल कोर्ट में नहीं लिया, तो अब एपिलेट स्टेज पे आप वो नहीं ले सकेंगे। But the appellate court in deciding the appeal shall not be confined to the ground of objection set forth in the memorandum of appeal or taken by leave of the court under this rule। अब आपके लिए पाबंदी है कि अदालत आपको नहीं सुनेगी अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन अपील में लिखा ही नहीं है, तो उस पर बात नहीं सुनेगी अदालत। अदालत कहेगी जो आपने लिखा है सिर्फ उन पर बात करें। लेकिन अदालत पाबंद नहीं है कि अपना फैसला उन्हीं पे दे जो आपने लिखे हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, आपने अपने ग्राउंड्स लिख के सारी अपील कर दी, आपने उसमें लिमिटेशन का पॉइंट रेज ही नहीं किया, लेकिन कोर्ट ये सूट वैल्यूएशन का नहीं देखा। कोर्ट इटसेल्फ देखेगी कि क्या कोर्ट फीस लगी हुई है, जुरिसडिक्शन है, कोर्ट के पास इख्तियार है, आपने ग्राउंड नहीं लिया। आप बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने ग्राउंड नहीं लिया। कोर्ट इटसेल्फ कन्फाइंड नहीं है, जो आपने ऑब्जेक्शन लिए हैं उसी पे रहे। कोर्ट का दायरा कार बहुत वसी है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट रेस्ट इट डिसीजन ऑन एनी अदर ग्राउंड अनलेस द पार्टी who may be affected thereby has had sufficient opportunity of contesting the case on that ground। अब ये पाबंदी अदालत के लिए है कि अदालत किसी भी फैसले में किसी उस ग्राउंड पे फैसला नहीं करेगी जब तक कि उस फरीक को सुन न ले जो उस फैसले से अफेक्ट हो रहा है। अब बहुत सारे फ्री कैन हैं किसी केस में, 10, 15, 5, 7, 4, 2 और एक ग्राउंड जिस पे अदालत ने फैसला करना है, तो अदालत के लिए ज़रूरी है कि जो उससे मुतासिर होगा, जो मुतासरा फरीक हो सकता है, उसको सुनेगी, सुन के फिर फैसला चाहे जो मर्जी हो जाए। Where the memorandum of appeal is not drawn up in the manner herein before prescribed, it may be rejected। ऊपर जितना प्रोसीजर मैंने बताया, अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील जो ड्राफ्ट है अपील का वो इसके मुताबिक नहीं होगा तो वो स्ट्रेट वे कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है, या
be returned to the appellant for purpose of being amended within the time to be fixed by the court or be amended then and there। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब कभी अपील कोई ऐसी गई है तो कोर्ट ने कहा कि जी इसने हमने इसको पार्टी नहीं बनाया, इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है, तो मेमोरेंडम ऑफ अपील वहीं पे पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि जिसको आप इधर ही अमेंड कर दें और इनिशियल कर दें। तो अदालत या तो आपकी अपील खारिज कर देगी वहीं पे अगर आपने उसके मुताबिक नहीं लिखी, या आपको इजाज़त दे सकती है कि चलें आप इसको अमेंड करके फाइल कर दें। अगर अमेंडमेंट इस नेचर की है जो उसी के ऊपर नहीं हो सकती, ज़्यादा अमेंडमेंट है, तो अदालत आपको टाइम दे देगी जी विद इन ए वीक, विद इन ए 2 वीक, जो भी टाइम सफिशेंट होगा आप अमेंड करके फाइल कर दें। अदालत ये भी कह सकती है कि आप ये पकड़ें और इधर ही इस पर ये अमेंड कर दें और इधर ही हमें वापस दे दें। दोनों सूरतें हो सकती हैं। Where the court rejects any memorandum, it shall record the reason for such rejection। जब अदालत कोई मेमोरेंडम रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्शन किस वजह से होगा कि वो ऊपर दी हुई जितने भी वो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो अदालत अपनी रीजंस लिखेगी कि उसने क्यों रिजेक्ट किया है। Where a memorandum of appeal is amended, the judge or such officer as he appoints in this behalf shall sign or initial the amendment। जब अमेंडमेंट हो जाएगी, चाहे वो बाद में फाइल हो या मौके पे हो गई है, तो एक तो अमेंड करने वाले वो पार्टी या उसके काउंसिल के इनिशियल हो जाएंगे उस पर, और उसके बाद फिर वो कोर्ट उसको जज जो है वो खुद भी साइन करेगा, या अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाता है इस बिहाफ पे तो उसे ऑर्डर किया जा सकता है कि जी आप इसको साइन करें। Where there are more plaintiffs or more defendants than one in a suit and the decree appealed from proceeds on any ground common to all plaintiffs or to all the defendants, any one of the plaintiff or of the defendant may appeal from the whole decree। जहां पे एक से ज्यादा मुद्दई या मुद्दा अलह होंगे और जो डिक्री जिसके खिलाफ अपील की गई है उसमें कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड है जो सारे मुद्दईयान या मुद्दा लहान का कॉमन ग्राउंड है, और उनमें से किसी एक ने अपील करनी है या उनमें से चंद ने अपील करनी है, सारे नहीं जा रहे, तो फिर वो ग्राउंड ले सकता है जो सबके लिए इक्वल है। वो पूरी डिग्री के खिलाफ भी अपील कर सकता है। तो एपेलेट कोर्ट तमाम ये सुनने के बाद या तो रिवर्स कर सकती है डिग्री को, अगर डिग्री हो गई है तो उसको अदालत डिसमिस कर सकती है, खारिज कर सकती है, उसको अल्टर कर सकती है, कुछ रिलीफ चेंज हो सकता है किसी एक प्लेंटिफ की हद तक, ये तमाम प्लेंटिफ या डिफेंडेंट्स की हद तक, जैसा भी वो केस होगा। तो ये सारी सूरत हाल थी, अपील का प्रोसीजर था, अपील में कोर्ट के क्या इख्तियारात हैं, मेमोरेंडम कैसे लिखना है। होपफुली आप दोस्तों को ये तमाम रूल 1 to 4 क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।